Hello friends, hope you guys are doing very well and wishing you a very happy new year. May this year brings lots of success and happiness to your life, and I hope this North set will be your North set for sure. And first of all, I really want to thank to all of you for that much unexpected response on my first video. Really मैंने नहीं सोचा था that आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करोगे और आप सबके इतने अच्छे कमेंट्स आए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे अबाउट, उन्होंने बताया था मुझे कि उन्होंने इस नॉट सेट में कितने मार्क्स उनके आए, उन्होंने कितने रॉन्ग किए। तो अभी मैं आपसे अपने प्री और मेंस का भी जो भी स्कोर कार्ड है वो शेयर करूँगी, जिससे हमें एक कंपैरेटिवली आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कहाँ लैक करते हैं या हमें कितने रॉन्ग अगर हमारे हो जाते हैं तो हम अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं कि हमारा नॉट सेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्री की। तो इन प्री मेरे जो राइट आंसर्स थे दैट इज़ 69 एंड मेरे रॉन्ग थे 19 और मैंने जो ब्लैंक छोड़े थे दैट इज़ 12। तो और मेरा उस टाइम परसेंटाइल था दैट इज़ 99.5 परसेंटाइल था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक क्वाइट एक्यूरेट परसेंटाइल हम इसको मान सकते हैं। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि और उस टाइम पे जो मेरा रैंक था दैट इज़ 3114। तो उससे ऊपर जो बच्चे थे दैट इज़ 99.7 परसेंटाइल वाले, 99.6 परसेंटाइल वाले। तो हम एक जो रेंज लगा सकते हैं दैट इज़ मे बी जो मेरे से आगे बच्चे थे या तो उनका भी जो एक रॉन्ग का एक रेशियो था, मे बी इट इज़ 15 to 20 के बीच ही था। तो उससे क्या हो रहा था कि उन सबके जिनके 99 परसेंटाइल्स बने थे। तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन जनरल अगर हमने 19 to 20 रॉन्ग किए हैं या 20 टू, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25, वैसे प्री के लिए तो आई थिंक 25 भी थोड़े ज़्यादा हो जाएँ अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या मेल कैंडिडेट हो। तो उस केस में क्या है कि आपको एक सेफ़ रेंज में रहना पड़ता है। अगर हम 19 to 20 रॉन्ग करके आते हैं तो हम फिर भी एक सेफ़ रेंज में आ जाते हैं कि मे बी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इस चीज़ का मुझे आइडिया था कोचिंग से ही, क्योंकि सर अक्सर बोलते रहते थे कि 19-20 तो सभी के गलत होते हैं, तो उस बीच अगर आप रहते हो तो अपने आप को आप सेफ़ मान सकते हो। फिर उसके बाद अगर मेंस की बात करें तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दैट इज़ 147, जिसमें से 125 आई गॉट राइट और उसमें से मेरे 22 रॉन्ग थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि देखो 160 क्वेश्चंस थे तो प्री के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस थे और उसमें मेरा जो रैंक मतलब जैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो उसमें ये था कि जो मतलब टॉप 10 में बच्चे होंगे जिन्होंने मेरिट बनाया, तो मे बी उनका भी जो एक रॉन्ग का रेंज था वो आप मान के चल सकते हो 20 to 25 के बीच में, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 25 के बीच में हम मान के चल सकते हैं। तो अभी कुछ बच्चों के जो मैसेजेस थे कि दी हमने 43 रॉन्ग किए, हमने 40 रॉन्ग किए। तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आप जितना नेगेटिव मार्किंग करोगे उससे आपके स्कोर पे असर पड़ेगा। तो फ़ाइट है वो तो एक मार्क्स की फ़ाइट है, किसी की 1 मार्क्स से सिलेक्शन हो रही है और किसी कोई 1 मार्क्स से रह रहा है। तो हमें जो एक रेशियो है अपना रॉन्ग क्वेश्चंस का, वो हमें एक विदिन सेफ़ रेंज रखना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा रैंक लाना चाहते हो या आप एक अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट होना चाहते हो। अच्छे मार्क्स तो चलो एक सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो बात सिलेक्शन की होती है, बट जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको तो एक क्वाइट अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि हमें एक सेफ़ रेंज में रहना पड़ता है। अगर हम लोग 43 क्वेश्चंस गलत करके आएँगे तो वो हमारे जो स्कोर कार्ड है उसको बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो उसको कंट्रोल करने का बेटर वे यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहाँ से हो सकते हैं वहाँ से करो। कुछ लोग फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए पूछ रहे थे, तो फ्री टेस्ट सीरीज़ तो एज़ सच मे बी नहीं अवेलेबल होती है, बट जैसे टेलीग्राम पे काफ़ी सारे नर्सिंग के जो चैनल्स हैं वहाँ पर कई बार लिंक्स आते हैं मॉडल पेपर वगैरह के, तो मैंने भी दिए हैं वो टेलीग्राम के थ्रू वगैरह होती रहती है। अदरवाइज़ टेस्ट सीरीज़ जो है वो
आपको पता है अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स की जो भी लेवल हैं वो आप ले सकते हो। बट उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट अगर हम बोलें तो इम्प्रूवमेंट तब होगी जब आप कोचिंग में जो टेस्ट्स दे रहे हो या आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो उसमें आपके मिनिमम गलत हो रहे हैं। लाइक अगर आप कोचिंग में 9 रॉन्ग कर रहे हो, 10 रॉन्ग कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर आपके यहाँ कोचिंग में रहते 10 गलत हो रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आपके वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो वहाँ पे एक सेफ़ रेंज में गलत होने के चांसेस हैं, लाइक 19 और 20 और 20 टू 25 के बीच में। क्योंकि वहाँ पे एक अलग प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, हम थोड़े पैनिक भी कर जाते हैं जब हम एक तो क्वेश्चन देख रहे हैं हमें वो नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा पैनिक भी कर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादातर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं थोड़े स्मॉल क्वेश्चंस के ऊपर। तो उसके लिए ये है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोचिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तब अगर आपके मिनिमम गलत हो रहे हैं ना, तो आप मान सकते हो कि आपके वहाँ पर एक सेफ़ रेंज में गलत हो सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बट अगर आप कोचिंग में ही या फिर आप घर पर बैठे ही 43, 40, 45 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो वो एक इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि जब आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे आपने आज टेस्ट दिया, आपने कल टेस्ट दिया, आप परसों टेस्ट दिया, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो डेली का, आप उसको एनालाइज़ करो कि आप इसमें कितने-कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी नॉट सेट दे चुके हैं और थोड़े-थोड़े नंबर से रहे, तो उनके लिए यही होगा ना कि अगर वो मतलब डेली के जो भी टेस्ट दे रहे हैं, उनसे अगर आप नेगेटिव मार्किंग अपना डे बाय डे कम कर रहे हो, तो उससे आपके वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। बट वो तभी होगा जब आप ग्राउंड लेवल पर, यानी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम आपके गलत कम हो रहे हैं। मैं अपना ऑनेस्टली बताऊँ तो कोचिंग टाइम पे भी मेरे इतने ज़्यादा गलत नहीं होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20, और जो 19-20 भी जब कभी ज़्यादा टफ़ मतलब टेस्ट होता था, अदरवाइज़ 10-9 की रेंज में हो जाते थे। या फिर जो मैं रूम पर टेस्ट देती थी, तो जो टेस्ट सीरीज़ में देती थी तो 13 रॉन्ग हो गए कई। और जो मैंने लास्ट मॉडल पेपर दिया था नॉट सेट से पहले, तो उसमें मेरे ओनली 5 रॉन्ग थे। तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ, अगर हम मेरे यहाँ पे इतने कम गलत हो रहे हैं तो वहाँ जाकर हम एक एवरेज बच्चा, जो एवरेज बच्चे वहाँ पे गलत करेंगे, हम उस रेंज में रहेंगे। अदरवाइज़ 40-43 क्वेश्चंस के साथ अगर आप बोल रहे हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको वहाँ पर उस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन-सी कोचिंग अच्छी, मतलब टेस्ट सीरीज़ अच्छी हैं, जेआईएनसी की और टीएनसी की। तो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि मैंने सिर्फ़ जेआईएनसी की ही कोचिंग से जो है वो टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो मेरे को नहीं आइडिया है कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ कैसी हैं। तो अगर कोई आपका फ्रेंड जो लेता है टीएनसी से, तो आप उससे कंपेयर करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी लो, वो ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप दिन में कितने मॉडल पेपर लगा रहे हो। तो मुझे याद है कि जब लास्ट के डेज़ थे तब भी तो मतलब मैं दिन के 2-3 टेस्ट तो दे ही देती थी अपने टेस्ट सीरीज़ में दे देती थी, या फिर जो टेलीग्राम पे लिंक आए होते थे तो वहाँ पे दे देती थी। तो वो सब आपका प्रैक्टिस से ही होगा। चलो अगर आप वो चीज़ नहीं है तो आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव बुक है, उस बुक से आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसको जब आप एक पेज पर लिख रहे हो, फिर आप देख लो कि आपके कितने गलत हुए। तो नेक्स्ट टाइम आप उससे कम गलत करने की कोशिश करो और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस उठाओ। मतलब 100 क्वेश्चन आज आपने सॉल्व किए हैं तो आप उसमें अपना देखो। फिर धीरे-धीरे जब आपके नेगेटिव मार्किंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो वो सेम आपकी इम्प्रूवमेंट पेपर में भी हो जाएगी। पेपर में हम थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, बट अगर हम वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर मतलब वही 5-10 के बीच गलत कर रहे हैं, जब मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 20 के बीच गलत कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे सेफ रेंज में रह सकते हैं। तो ये तो हो गई नेगेटिव मार्किंग की बात। एंड मतलब जैसे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में आते हैं तो उसके कीवर्ड्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर होता है वो नर्सिंग के स्कोप के अंडर होता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आउट ऑफ नर्सिंग स्कोप हैं, जो नर्स एज़ एन इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती, तो हम उस ऑप्शन को हम ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं। और कुछ कीवर्ड्स होते हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने वाले, जैसे कि
पूछ रखा है फर्स्ट इंटरवेंशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन। ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ कर गए हो, जो आपने उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर पढ़ रखा है वही, वो तो आपको ऑप्शन में दिखेगा पर ज़रूरी नहीं है कि वो उसका आंसर होगा। इसलिए हमें क्वेश्चंस के साथ रिजिड भी नहीं रहना होता है। जिस टाइप से हमें क्वेश्चन घुमा रहे हैं, नॉट सेट ने क्वेश्चन घुमाया, हमें उस टाइप से आंसर देना पड़ेगा। सम टाइम वो कुछ रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो उसमें कीवर्ड्स होते हैं फाइंड करने वाले कि वहाँ पे एवरेज पूछा है कि वहाँ मैक्सिमम पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, लाइक इंडवेल्विंग कैथेटर की इमेज थी, प्री इमेज, इसको लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि हमें लग तो यही रहा था बट हमने सोचा इतना इजी नॉर सेट नहीं पूछेगा या कुछ, बट वो था तो था, वो इंडवेल्विंग कैथेटर ही था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो कहीं कहीं पे हमें क्वेश्चंस में ज़्यादा ओवरथिंक भी नहीं करना होता है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम सोच के आते हैं कि हाँ ये हमने ठीक किया और ये इसका आंसर है, बट वैसा नहीं होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन में कीवर्ड्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने एक टॉपिक के बारे में सब कुछ पूछा है बट उन्होंने फर्स्ट इंटरवेंशन पूछी है, तो आपको फर्स्ट बतानी है, वो नहीं बताना है जो आपने पढ़ रखा है और वो ऑप्शन में है भी। तो इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा-सा आप क्वेश्चन के जब पढ़ रहे हो तो उसमें आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, थोड़ा कॉमन सेंस रखोगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको कीवर्ड्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट, ये तो होगी नेगेटिव मार्किंग बात। और अगर आप बुक्स के लिए पूछ रहे हो कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़ें, तो बुक्स तो मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, एक एनक्लिक्स थी जिससे मैंने रिपीटेडली रिवीजन किया है। अदरवाइज़ लोकल बुक में वो पीआर यादव थी, टारगेट हाई थी, जिनसे मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। वो भी जो कोचिंग में ट्यूसडे टेस्ट होता था और कभी मतलब जो मैं टॉपिक पढ़ती थी तो उसके अकॉर्डिंग देख लेती थी। बट जो ज़्यादा मैंने बुक जिसको सीरियसली ले रखा था एनक्लेक्स थी वो। बट ये नहीं होता कि आप किसी जो कोई और पढ़ रहा है आप वो बुक फ़ॉलो करो, बट ये है कि आप जो भी बुक फ़ॉलो करो उसको अच्छे से पढ़ो कि वो बुक आपको अच्छे से आती हो। और उसकी अगर आप रिपीटेडली रिवीजन करोगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे डेवलप हो जाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई बुक काम नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट्स काम आएँगे। आपने जो सीखा है, जो आपने समझा है, वो चीज़ अगर आप वहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो देन इट इज़ वेरी गुड। सो ये तो हो गई बुक्स की बात। एंड मैंने जो एक पोल डाला था अभी यूट्यूब पे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे है जो एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल को एज़ अ टीचिंग प्लेटफॉर्म ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी जो वोट दिया था वो माइनर सब्जेक्ट्स को दिया था नर्सिंग के लिए। अभी तो मैं काफ़ी चीज़ें प्लान कर रही हूँ, थोड़ा कंटेंट रेडी कर रही हूँ, तो वो वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगी। सो आप लोगों के इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।